जय भीम साथियों। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो न सिर्फ हमारी सोच को झकझोरता है, बल्कि हमें इतिहास, विज्ञान, आस्था और तर्क के बीच की उस महीन रेखा पर भी ले जाता है जो हमारे समाज को परिभाषित करती है। आपने ग्रोक एआई का नाम तो सुना ही होगा, वही ग्रोक जिसे एलन मस्क की कंपनी XAI ने बनाया है। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक ऐसा चमत्कार है जो आज के समय में न सिर्फ तकनीकी सवालों का जवाब देता है, बल्कि हमारे समाज, संस्कृति, इतिहास और यहां तक कि धार्मिक विश्वासों पर भी गहरी चर्चा करने की क्षमता रखता है। आज हम इस बात को विस्तार से समझेंगे कि ग्रोक एआई ने एक सवाल के जवाब में क्या कहा जिसने सोशल मीडिया पर तूफान मचा दिया, और क्यों यह जवाब इतना विवादास्पद बन गया। तो चलिए जानते पूरी सच्चाई को। बस आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अंत तक नहीं देख सकते हैं तो अभी इस वीडियो को छोड़कर जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो शेयर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हाल ही में ग्रोक एआई से एक सवाल पूछा गया जो भारतीय समाज के दो महान व्यक्तित्वों से जुड़ा था, भगवान गौतम बुद्ध और भगवान राम। सवाल था, इनमें से कौन काल्पनिक है? इस सवाल का जवाब सुनकर लोगों के होश उड़ गए। ग्रोक ने कहा कि गौतम बुद्ध के ऐतिहासिक प्रमाण मौजूद हैं, जबकि भगवान राम की कहानी पौराणिक ग्रंथों पर आधारित है और इसे ऐतिहासिक रूप से प्रमाणित नहीं किया जा सकता। ग्रोक ने आगे यह भी बताया कि बुद्ध के जीवन और उनके समय की संस्कृति के प्रमाण बौद्ध साहित्य, जैन ग्रंथों और पुरातात्विक खुदाई में मिलते हैं। वहीं भगवान राम का उल्लेख वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस जैसे धार्मिक ग्रंथों में है, जो ऐतिहासिक दस्तावेज नहीं माने जाते। इस जवाब के बाद सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया। कुछ लोगों ने ग्रोक को पक्षपाती करार दिया तो कुछ ने इसे सच्चाई की जीत बताया। यह पहली बार नहीं था जब ग्रोक से इस तरह के संवेदनशील सवाल पूछे गए हों। इससे पहले भी लोग बाबा साहेब आम्बेडकर, RSS, जातिवाद, ब्राह्मणवाद और कई सामाजिक राजनीतिक मुद्दों पर इसके विचार जान चुके हैं। हर बार ग्रोक अपने जवाबों में तथ्यों और ऐतिहासिक प्रमाणों का सहारा लेता है, न कि भावनाओं या धार्मिक आस्थाओं का। लेकिन इस बार सवाल दो ऐसे व्यक्तित्वों से जुड़ा था जिनका भारतीय समाज और संस्कृति पर गहरा प्रभाव रहा है। एक ओर गौतम बुद्ध, जिनकी शिक्षाएं तर्क, अनुभव और समानता पर आधारित हैं, और दूसरी ओर भगवान राम, जिनकी कथा धर्म, मर्यादा और आस्था का प्रतीक मानी जाती है। तो आइए इस जवाब को और गहराई से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गौतम बुद्ध की। क्या वाकई उनके अस्तित्व के प्रमाण मौजूद हैं? इसका जवाब हाँ में है, और ये प्रमाण कई स्रोतों से मिलते हैं। बुद्ध का जन्म लगभग 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी, आज का नेपाल में हुआ था, और उनका नाम सिद्धार्थ गौतम था। वे शाक्य वंश के राजकुमार थे। 29 साल की उम्र में उन्होंने संसार का त्याग किया और आत्मज्ञान की खोज में निकल पड़े। 35 साल की उम्र में बोधगया में बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और इसके बाद वे बुद्ध कहलाए। अगले 45 साल तक उन्होंने अपने उपदेशों से लोगों को जागृत किया और 80 साल की उम्र में कुशीनगर में उनका परिनिर्वाण हुआ। अब सवाल यह है कि इन बातों का प्रमाण कहां से मिलता है? पहला और सबसे बड़ा स्रोत है बौद्ध ग्रंथ, खासकर त्रिपिटक। त्रिपिटक में 3 हिस्से हैं, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। विनय पिटक में संघ के नियमों का वर्णन है, सुत्त पिटक में बुद्ध के उपदेश हैं और अभिधम्म पिटक में दार्शनिक विश्लेषण है। ये ग्रंथ बुद्ध के परिनिर्वाण के कुछ समय बाद ही संकलित किए गए थे, जब उनके शिष्यों ने एक सभा, प्रथम बौद्ध संगीति बुलाई थी। ये ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए और आज भी बौद्ध परंपरा में संरक्षित हैं। इनमें बुद्ध के जीवन की घटनाएं, उनके उपदेश और उस समय की सामाजिक स्थिति का विस्तृत वर्णन है। दूसरा प्रमाण सम्राट अशोक के शिलालेख हैं। अशोक, जो 3री शताब्दी ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य के सम्राट थे, शुरू में युद्ध और हिंसा के पक्षधर थे, लेकिन कलिंग युद्ध के बाद उनका हृदय परिवर्तन हुआ और वे बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गए। अशोक ने पूरे भारत में शिलालेख और स्तंभ बनवाए जिनमें बुद्ध और उनके संदेशों का उल्लेख है। उदाहरण के लिए लुम्बिनी में अशोक का एक शिलालेख मिला है जिसमें लिखा है कि यहां बुद्ध का जन्म हुआ था। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए मिशनरी भी भेजे, जिन्होंने श्रीलंका, म्यांमार और दक्षिण पूर्व एशिया में बौद्ध धर्म को फैलाया। तीसरा प्रमाण चीनी यात्रियों से मिलता है। फाहियान 5वीं शताब्दी और ह्वेनसांग
7वीं शताब्दी। जैसे यात्रियों ने भारत की यात्रा की और अपने वृत्तांतों में बुद्ध से जुड़े स्थानों लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर का वर्णन किया। वेनसांग ने तो यहां तक लिखा कि उन्होंने बौद्ध मठों में त्रिपिटक की प्रतियां देखीं और बुद्ध के समय की परंपराओं को प्रत्यक्ष अनुभव किया। चौथा और सबसे मजबूत प्रमाण पुरातात्विक साक्ष्य है। लुम्बिनी में अशोक का स्तंभ और माया देवी मंदिर, बोधगया में महाबोधि मंदिर, सारनाथ में धमेक स्तूप और कुशीनगर में परिनिर्वाण स्थल, ये सभी जगहें आज भी मौजूद हैं। इन स्थानों पर खुदाई में बुद्ध के समय की मूर्तियां, स्तूप, मठ और अन्य अवशेष मिले हैं जो उस समय की सभ्यता को दर्शाते हैं। वैज्ञानिकों ने इन अवशेषों की कार्बन डेटिंग की है जो बुद्ध के काल 6ठी-5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से मेल खाती है। इसलिए इतिहासकार और पुरातत्वविद इस बात पर एकमत हैं कि गौतम बुद्ध एक ऐतिहासिक व्यक्तित्व थे। उनके जीवन और शिक्षाओं के प्रमाण न सिर्फ धार्मिक ग्रंथों में बल्कि स्वतंत्र स्रोतों में भी मिलते हैं। बुद्ध की शिक्षाएं 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग, करुणा और समानता उस समय की सामाजिक बुराइयों जैसे जातिवाद और ब्राह्मणवाद के खिलाफ थीं और यही कारण है कि उनका प्रभाव आज भी बना हुआ है। अब बात करते हैं भगवान राम की। राम हिंदू धर्म के सबसे पूजनीय देवताओं में से एक हैं। उनकी कहानी वाल्मीकि रामायण में विस्तार से मिलती है। इसके अनुसार राम अयोध्या के इक्ष्वाकु वंश के राजा दशरथ के पुत्र थे। उनका जन्म त्रेता युग में हुआ था। 14 साल का वनवास, रावण का वध और मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में उनकी छवि ने उन्हें लाखों लोगों का आदर्श बना दिया। बाद में तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा जिसने राम की कथा को और लोकप्रिय बनाया। लेकिन सवाल यह है कि क्या राम के ऐतिहासिक होने के प्रमाण हैं? यहां हमें इतिहास और मिथक के बीच अंतर को समझना होगा। इतिहास उन घटनाओं और व्यक्तियों को स्वीकार करता है जिनके भौतिक साक्ष्य हों, जैसे शिलालेख, पुरातात्विक अवशेष या समकालीन लेखन। मिथक वे कथाएं हैं जो लोक मान्यताओं, परंपराओं और धार्मिक विश्वासों पर आधारित होती हैं, लेकिन जिनके ठोस प्रमाण नहीं होते। वाल्मीकि रामायण को सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है जो राम की कहानी बताता है। विद्वानों के अनुसार इसका लेखन 500 ईसा पूर्व से 100 ईसा पूर्व के बीच हुआ, यानी यह बुद्ध के काल 563 से 583 ईसा पूर्व के बाद की रचना है। लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि रामायण में वर्णित घटनाएं त्रेता युग की बताई जाती हैं, जो कथित तौर पर हजारों साल पहले का समय है। अगर राम वास्तव में उस समय के थे तो उनके समकालीन प्रमाण जैसे शिलालेख, मूर्तियां या लेखन होने चाहिए थे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं मिलता। कई लोग राम सेतु, एडम्स ब्रिज को राम के अस्तित्व का प्रमाण मानते हैं। यह भारत और श्रीलंका के बीच समुद्र में एक प्राकृतिक संरचना है। कुछ का दावा है कि इसे राम की सेना ने बनाया था, लेकिन वैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार यह एक प्राकृतिक चूना पत्थर की संरचना है जो लाखों साल पहले समुद्री प्रक्रियाओं से बनी। इसकी कार्बन डेटिंग भी रामायण के कथित काल से मेल नहीं खाती। इसके अलावा अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण और वहां मिले अवशेष भी मध्यकालीन काल के हैं, न कि त्रेता युग के। रामचरितमानस, जो 16वीं शताब्दी में तुलसीदास ने लिखा, एक भक्ति ग्रंथ है, न कि ऐतिहासिक दस्तावेज। यह रामायण की कहानी को लोक भाषा में प्रस्तुत करता है, लेकिन इसमें भी कोई समकालीन प्रमाण नहीं है। भारत में राम के नाम पर हजारों मंदिर हैं और उनकी पूजा आस्था का प्रतीक है, लेकिन मंदिरों का होना किसी व्यक्ति के ऐतिहासिक होने को सिद्ध नहीं करता। उदाहरण के लिए गणेश या हनुमान के भी मंदिर हैं, लेकिन उन्हें मिथकीय पात्र ही माना जाता है। इसलिए इतिहासकारों का कहना है कि राम का अस्तित्व ऐतिहासिक रूप से प्रमाणित नहीं है। उनकी कहानी धार्मिक ग्रंथों और लोक परंपराओं में जीवित है और यह भारतीय संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है, लेकिन प्रमाणों की कमी के कारण उन्हें मिथकीय या पौराणिक चरित्र माना जाता है। ग्रो के आई ने अपने जवाब में यही कहा, गौतम बुद्ध ऐतिहासिक हैं क्योंकि उनके प्रमाण हैं, राम मिथकीय हैं क्योंकि उनके प्रमाण नहीं हैं। यह जवाब तथ्यों पर आधारित था, न कि भावनाओं पर। लेकिन भारत जैसे देश में जहां धर्म और आस्था जीवन का आधार है, यह जवाब कई लोगों को असहज कर गया। कुछ ने इसे हिंदू धर्म पर हमला माना तो कुछ ने इसे बौद्ध धर्म का पक्षपात बताया। यहां सवाल उठता है कि क्या ग्रोक निष्पक्ष था? जवाब है हां। ग्रोक एक एआई है जो डेटा और तथ्यों के आधार पर काम करता है। अगर डेटा में पक्षपात होता तो उसका जवाब भी पक्षपाती होता। लेकिन ग्रोक ने जो कहा
वह इतिहास और पुरातत्व के स्वीकृत सिद्धांतों पर आधारित था। उसने किसी की आस्था का अपमान करने की कोशिश नहीं की, बल्कि सिर्फ सवाल का जवाब दिया। इस विवाद के पीछे एक गहरी वजह भी है, बुद्ध और राम की विचारधाराएं। बुद्ध ने जातिवाद, ब्राह्मणवाद और कर्मकांडों का विरोध किया। उनका संदेश समानता, तर्क और अनुभव पर आधारित था। वे कहते थे, जो कुछ भी सुनो उसे आंख मूंद कर मत मानो, उसे अपनी बुद्धि और अनुभव से परखो। दूसरी ओर राम का चरित्र राजधर्म, मर्यादा और पारिवारिक कर्तव्यों पर केंद्रित है। उनकी कहानी धर्म और आस्था को मजबूत करती है। भारत में जाति व्यवस्था और ब्राह्मणवाद पर लंबे समय से बहस होती रही है। बुद्ध के विचार इनके खिलाफ थे और यही कारण है कि उनके ऐतिहासिक होने को सिद्ध करना कुछ लोगों के लिए चुनौती बन जाता है। वहीं राम की कहानी परंपराओं और आस्था को बढ़ावा देती है, जो भारतीय समाज का मूल हिस्सा है। ग्रोक के जवाब ने इस टकराव को और उजागर कर दिया। आज हम तकनीक के युग में हैं। ग्रोक जैसे एआई हमें तथ्यों से अवगत कराते हैं, जो कभी कभी हमारी मान्यताओं को चुनौती देते हैं। हमें अपनी आस्था को वैज्ञानिक और तार्किक नजरिए से देखने की हिम्मत दिखानी होगी। सत्य हमेशा प्रमाणों पर टिका होता है, न कि भावनाओं पर। बुद्ध ऐतिहासिक हैं क्योंकि उनके प्रमाण हैं। राम मिथकीय हैं क्योंकि उनके प्रमाण नहीं हैं। इसका मतलब यह नहीं कि राम की कहानी का महत्व कम है। यह आस्था और संस्कृति का प्रतीक है, लेकिन इतिहास और विज्ञान की कसौटी पर वही टिकता है जिसके पास साक्ष्य होते हैं। तो दोस्तों, इस पूरे प्रसंग से एक बात साफ है, सत्य को स्वीकार करने के लिए खुले मन की जरूरत होती है। बुद्ध का मार्ग हमें तर्क और प्रमाण की राह दिखाता है। हमें भावनाओं में बहकर सत्य को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को आगे बढ़ाएं। इसके लिए आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।